एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर एंड इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 9 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 13 जो कि है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड क्या होता है एक्सप्लेन किया था और मैंने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी बताई थी, इंपॉर्टेंट चीजें जो डेफिनेशन होते हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने सरफेस एरिया कवर किया था क्यूब और क्यूबॉइड का। आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं तो वॉल्यूम के बारे में कवर करने वाले हैं। किसका? तो क्यूब एंड क्यूबॉइड का। तो ये तो हम लोग कवर करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा ये। एंड उसके बाद हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में भी कुछ देखेंगे, उनके प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, उनके इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज टर्म्स देखेंगे, उससे रिलेटेड सर्कुलर सिलेंडर जो होते हैं, तो वो सब भी हम लोग देखने वाले हैं आज के क्लास में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो वॉल्यूम के बारे में जान लेते हैं। वॉल्यूम मैंने पहले भी कवर किया था, एक बार वापस से कवर कर लेता हूं। तो वॉल्यूम होता क्या है? तो डेफिनेशन के हिसाब से द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। तो जो भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड बॉडी है, अगर वो जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कहीं भी अपने कहीं भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको बोलते हैं वो इसका वॉल्यूम है। ठीक है, जैसे कि ये वॉल्यूम का यूज, जैसे कि मैंने कहा था कि तुम लोगों को लास्ट क्लास में कि अगर पानी में हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो पानी का वाटर लेवल राइज होता है। क्यों राइज होता है? क्योंकि अब वो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट हम लोग जो भी डाल रहे हैं कि उसका भी कुछ वॉल्यूम है, तो उसका वॉल्यूम की वजह से कुछ वाटर का लेवल अपने आप राइज हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे जगहों पे वॉल्यूम का यूज बहुत रेगुलरली आते जाने वाला है। ठीक है, तो वॉल्यूम का डेफिनेशन तो क्लियर है। वॉल्यूम इज ऑलवेज मेजर इन क्यूबिक यूनिट्स। जैसे कि सरफेस एरिया याद होगा तो मैं स्क्वायर यूनिट्स में मेजर करता था हमेशा। जैसे कि अगर एरिया निकालना है तो हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो। ठीक है, तो उसमें जो वैल्यू आती थी सरफेस एरिया की भी वैल्यू जो आती थी वो स्क्वायर यूनिट्स में आती थी। मतलब अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास उसकी यूनिट्स आती थी। लेकिन वॉल्यूम का क्या है? वॉल्यूम का क्यूबिक यूनिट रहता है। यानी अगर हमारे पास सेंटीमीटर अगर लेंथ दिया है तो उसका एक ऑब्जेक्ट का अगर उसका वॉल्यूम निकालना है जिसमें सारे डायमेंशंस यानी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को जो भी दिया है वो अगर सेंटीमीटर में दिया है तो उसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब यानी क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। दोनों वन एंड द सेम थिंग है। तो उसको सेंटीमीटर क्यूब बोलो, सेंटीमीटर की पावर 3 बोलो, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर बोलो, सेम चीज है। अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब, किलोमीटर में है तो किलोमीटर क्यूब, और बाकी जो भी यूनिट्स है उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, तो ये यूनिट्स में आपस में कन्वर्जन तुम लोग को ऑलरेडी आना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कोई भी मीटर को किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर में, ये सब कन्वर्जन तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलो फिर, तो ये तो हो गया वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में मेजर रहता है। अब कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हॉलो रहते हैं। हॉलो मतलब जैसे कि अगर तुम्हारे घर पे कोई यूटेंसिल रहता है या फिर कोई ग्लास ले लो, तो ग्लास एक हॉलो रहता है। तो ग्लास के अंदर तुमने पानी भर के पीते हो, तो अगर जो भी हम लोग कोई अलग टाइप का एयर या लिक्विड हम लोग उस हॉलो कंटेनर में जब पुट करते हैं तो वो जो भी लिक्विड या एयर है वो अपने आप उस बॉडी का जो इंटरनल जो एरिया है, मतलब इंटरनल वॉल्यूम जो है, एरिया नहीं बोलना चाहिए मुझे, इंटरनल जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। और जितना भी अमाउंट ऑफ वो ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी। तो एक कैपेसिटी भी एक वॉल्यूम वाला ही शब्द है कि अगर हमारे पास कोई हॉलो ऑब्जेक्ट है, हॉलो का मतलब खोखला, अंदर से खाली है, जैसे कि एक ग्लास ले लो, ग्लास अंदर से खोखला रहता है, खाली रहता है, तो उसमें हम लोग कुछ भी अगर चीजें डालते हैं, लिक्विड डालते हैं, वाटर डालते हैं, या फिर एयर भी अगर कई बार होती है, तो इसका मतलब अगर हमें उसकी कैपेसिटी निकालना है कि ये ग्लास ऑफ वाटर कितना अमाउंट ऑफ कितना कैपेसिटी है इसका मतलब वो क्या डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है? वो बोल रहा है कि उसका वॉल्यूम निकालो कि अंदर कितना वॉल्यूम भरा है। तो ये कंसेप्ट कैपेसिटी का भी क्लियर रहना चाहिए। देखो यही मैंने यहां पे लिखा है, if the object is hollow then interior of the hollow object can be filled with air or some liquid that takes the shape of the object। अगर तुम पानी भरोगे ग्लास में तो पानी का जो शेप हो जाएगा वो अपने आप ग्लास के बाउंड्री के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट का शेप है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड और गैसेस तो ऑटोमेटिकली चेंज शेप होते हैं उनके। ठीक है, इन सच केसेस द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, एयर और लिक्विड, तो जो भी वॉल्यूम होते हैं जो हम लोग भर रहे हैं उसके अंदर, ग्लास के अंदर, that can fill the interior of the hollow object। तो जो इंटीरियर hollow ऑब्जेक्ट का जो इंटीरियर पार्ट है जिसको फिल कर सकता है उसको बोलते हैं कैपेसिटी। तो जितना ऊपर तक, और ग्लास ऑफ वाटर में जितना ऊपर तक भरोगे पानी, तो हमने कितना अमाउंट ऑफ पानी उसमें डाला है वो सब डिस्कस करने के लिए हमें यहाँ पे एक टर्म इंपॉर्टेंट यूज होता है, वो है कैपेसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट, हॉलो ऑब्जेक्ट का कैपेसिटी निकालना है मतलब उसके अंदर का इंटरनल वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी देखेंगे और फिर उससे एग्जांपल भी देखेंगे। तो क्यूबॉइड याद होगा तो मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था
क्यूबॉइड क्या होता है, एक 3D शेप होता है जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ और एक होता है हाइट। तो ये 3 डायमेंशन में पूरा खेल चल रहा था, जैसे कि एक बॉक्स मान लो, ब्रिक मान लो, एग्जांपल लास्ट क्लास में दिए थे मैंने। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हमारे पास है हाइट। तो ऐसे 3 डायमेंशन होते हैं। तो यहाँ पे याद होगा तो मैंने लास्ट क्लास में सरफेस एरिया के बारे में बताया था। सरफेस एरिया वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है कि सरफेस एरिया मतलब बाहर में जितना भी एरिया कवर्ड है वो सरफेस एरिया होता है, मतलब जो भी सरफेस पे एरिया कवर्ड है वो ऑब्जेक्ट का, उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। वाइल वॉल्यूम क्या है कि वॉल्यूम अंदर की बात करता है कि कितना अमाउंट ऑफ स्पेस अकोमोडेट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो उसकी बात करता है। तो अगर तुम्हें क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो यूजुअली याद होगा तो पॉलीहेड्रॉन जो नाम का कंसेप्ट तुमने पहले पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो टेंशन मत लेना, बस मैं एक चीज समझा रहा हूं कि पॉलीहेड्रॉन, कोई भी पॉलीहेड्रॉन का अगर तुम्हें वॉल्यूम निकालना होता है तो तुम क्या करते हो, बेस का एरिया निकालते हो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करते हो। तो सिमिलरली एक क्यूबॉइड और एक क्यूब भी एक पॉलीहेड्रॉन ही है जिनका बेस का एरिया इंटू हाइट करना है, ये कर सकते हो। लेकिन जो कॉमन फॉर्मूला जो लोग याद रखते हैं वो ये वाला फॉर्मूला है। एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक्चुअल में दोनों सेम ही चीज है, देखोगे ध्यान से। तो अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को पीछे वाले के पार्ट के अगर अच्छे से ड्रॉ करके दिखाता हूं, ऐसा कुछ दिखेगा। तो देखो ये जो बेस हमारे पास, जो नीचे में जो बेस है, जो बेस है नीचे का, उसका एरिया कितना होगा, तो वो तो लेंथ इंटू ब्रेथ रहेगा LB, और उस लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ बेस हो गया, उसको हाइट h से मल्टीप्लाई करूंगा तो LBH, L इंटू बी इंटू एच, ये आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सिंपल है कि तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करो, लेंथ ब्रेथ और हाइट, LBH को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्यूबिक यूनिट्स में आएगा। अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर में दिए तो मीटर क्यूब हो जाएगा, उस हिसाब से चलते रहेगा। एंड सिमिलरली अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया तो क्यूब का वॉल्यूम निकालना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहता है, यहाँ पे क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या रहता है, क्यूब और क्यूब में क्या रहता है कि सारे जो डायमेंशन है लेंथ ब्रेथ और हाइट वो सब क्या रहते हैं, इक्वल, पूरा सिमेट्रिकल फिगर रहता है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट यहाँ पे सबकी वैल्यू क्या रहने वाली है, सब इक्वल रहने वाली है, जिसको मैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर सब L, B और H सब इक्वल टू A और A और A हो गए, A इंटू A, तो क्या बनेगा, A क्यूब। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो होता है वो होता है साइड का क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। याद रखना जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर में जो डिफरेंस था वैसी टाइप का डिफरेंस है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था, साइड स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, अब वो तो 2D शेप के लिए था, अब ये 3D शेप के लिए है, तो इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम का जिक्र किया जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब तीनों इक्वल है तो साइड का क्यूब। यहाँ पे सबकी साइड लेंथ या फिर एज लेंथ जो है वो A यूनिट्स है, तो इसका मतलब वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स। या फिर यहाँ पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। तुम अगर इसको ऐसे लिखना है, इसका मतलब यही सेम चीज है, क्यू सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर का क्यूब। तो बेसिकली वो वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। देखो अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 4 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 8 मीटर डीप। तो देखो सारे लेंथ जो दिए वो दिए हमारे पास, लेंथ है हमारे पास L 4 मीटर, वाइड विड्थ भी दिया है यानी ब्रेड दिया है 5 मीटर, एंड हाइट दिया है, डीप दिया है। इनफैक्ट हाइट ऊपर बोलो नीचे बोलो, डेप्थ या हाइट दोनों सेम चीज है, हाइट बस ऊपर में जाता है और डेप्थ नीचे में जाता है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। बस ये 3 डायमेंशन दिए हमारे पास LBH। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम तो हमारे पास है ही, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ पे लेंथ कितना है तो 4 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, तो कितना हो जाएगा, देखो ये वॉल्यूम सब कुछ मीटर में है तो ये बन जाएगा मीटर का क्यूब, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं कितना बन रहा है पहले चेक करते हैं। 4 5 20, 8 160, 28 160। तो 160 तुम मीटर क्यूब को तुम ऐसे चाहिए तो लिख सकते हो क्यूबिक मीटर। ठीक है, CU मीटर ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों वन एंड द सेम चीज है। लेकिन देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे लीटर्स के बारे में पूछा है कि कितना लीटर ऑफ वाटर उसमें अकोमोडेट कर सकता है। मतलब एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है जिसका लेंथ दिया है, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ पानी भर सकते हो, उस टैंक में कितना लीटर ऑफ वाटर भर सकते हो। लेकिन अपना जो आंसर आया है वो क्यूबिक मीटर आया है, हमें एक्चुअल में आंसर लीटर में चाहिए। तो एक कन्वर्जन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि अगर तुम 1 मीटर क्यूब की बात करते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि तुम आपसे याद रखना है। 1 मीटर क्यूब जो होता है, अगर 1 मीटर क्यूब
दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एल जो है वो है लीटर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि यहाँ पे 1 मीटर क्यूब जो होता है उसको हम लोग 1000 लीटर्स लिखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखना आपसे, ठीक है। कन्वर्जन है कि मीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे। तो 1 मीटर क्यूब, अगर 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर, ऐसे 1 मीटर का अगर ऐसा क्यूब ले जिसका डायमेंशन सबके 1 मीटर है, तो उसके वो जो अमाउंट ऑफ पानी भरेगा उसमें 1000 लीटर का पानी भर सकता है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स है, लेकिन यहाँ पे कितना है 160 मीटर क्यूब है। तो 160 मीटर क्यूब को बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख दो 160 इंटू 1 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब क्या होता है, तो वो होता है 1000 लीटर्स। तो इस 1 मीटर क्यूब को यहाँ पे बस लिख देना 1000, कैपिटल एल का मतलब है लीटर्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा, देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू 16, 4 जीरो हो जाएंगे अब, ठीक है, लीटर्स। यानी यहाँ पे लिख सकते हो कितना आ रहा है 1,60,000 लीटर्स। मतलब हमारे पास इतना बड़ा जो टैंक है उसमें 1,60,000 लीटर ऑफ वॉल्यूम अकोमोडेट कर सकता है। अब तुमने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 8 में एक्सपोनेंट्स एंड पावर तो सीखे ही होंगे। तो तुम इसको इतने बड़े नंबर को अगर तुम्हें राउंड ऑफ करके अच्छे से लिखना है, राउंड ऑफ नहीं, इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 1.6। देखो यहाँ पे मैं पॉइंट यहाँ पे लेके आया हूं, तो 1 2 3 4 5, तो 1.6 इंटू 10 की पावर 5 लीटर्स। तो ये एक साइंटिफिक नोटेशन है जिसमें हम लोग नोटेशन देते हैं आंसर को। तो ऐसे भी लिखोगे चलेगा, वैसे तो कुछ दिक्कत नहीं है। अगर तुम 1,60,000 लीटर भी लिखोगे तो भी करेक्ट आंसर है। ऐसे लिखोगे, बस दिखने में और लिखने में ज्यादा आसानी होती है, तो ये पढ़ने में भी फटाफट आंसर लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ये नोट पर लिख दो, फिर ऊपर में अच्छे से याद करके लिखो कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। डेफिनेशन है कि जैसे कि हम लोग का किलोमीटर 1000 मीटर जैसे होता है, वैसे 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। याद रखना, मीटर क्यूब भी एक वॉल्यूम का यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब भी वॉल्यूम का यूनिट है, एंड लीटर, ये सब के सब जो है वो सब वॉल्यूम के यूनिट्स हैं। यहाँ पे देखो लीटर क्यूब नहीं है, बस लीटर है। लीटर मतलब वॉल्यूम होता है, बस समझ लेना ये, ठीक है। चलो लिख लो इसको अच्छे से, और भी 1-2 एग्जांपल्स करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपना नया जो टॉपिक है राइट सर्कुलर सिलेंडर पे। लेकिन उसके पहले इतना अच्छे से लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने और भी 3 एग्जांपल्स लिखे, तो इनको भी एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2, the areas of 3 adjacent faces of a cuboid are x, y and z। तो एक क्यूबॉइड हमारे पास है, जैसे कि ऐसा कुछ अज्यूम कर लो, ठीक है, ऐसा कुछ क्यूबॉइड है, और इस क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट जो फेसेस है उनके एरिया प्रोवाइड किया उस क्वेश्चन में, ऐसा कुछ है। तो देखो ये क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस, चलो ये मान लो ये वाला जो है वो फेस 1 है, ठीक है, फिर ये वाला जो है वो फेस 2 है, ठीक है, एंड नीचे वाला एक मान लो, ये 3 एडजेसेंट फेसेस हो गए। ये 3 फेसेस हैं, ये नीचे वाला एक है, ये वाला, फिर सामने वाला एक है, फेस 1 बोल दो उसको, ये फेस 1 है, ये फेस 2 है, एंड ये नीचे वाला जो है यहाँ पे नीचे में जो है वो है फेस 3। तो ऐसे एक सामने फेस है, एक राइट वाला फेस को फेस 2 माना है, और उसके नीचे वाला फेस, ये मैं 3 एडजेसेंट फेसेस मान रहा हूं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ फेस 1, एरिया ऑफ फेस 1 F1। तो एरिया ऑफ फेस 1 उसने बोला है, चलो हम लोग बोल देते हैं x है। एरिया ऑफ फेस 2, एरिया ऑफ फेस 2 F2 वो बोल रहा है y है, और एरिया ऑफ फेस 3 F3 बोल दो, एरिया ऑफ फेस 3 F3 वो z बोल रहा है। तो ऐसे कुछ x y और z के टर्म में कुछ मतलब x y z कुछ दिए हैं, वो हमें पता नहीं क्या है। फाइंड इट्स वॉल्यूम v, तो इस पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, जिसका किसके टर्म में निकालना है, एक्स वाई और जेड के टर्म में निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे देखो वॉल्यूम किसके टर्म में होता है, लेंथ ब्रेथ तो हाइट के टर्म में होता है ना। तो लेट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड बी, हम लोग लेंथ ब्रेथ और हाइट को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करेंगे, एल बी एंड एच रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब अगर ये एल बी और एच है, हमने खुद से माना है, तो वॉल्यूम तो हमें पता ही है क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम होता है। और एंड अगर ये वॉल्यूम होता है, और एक तुम एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ फेस 1 ऑल्सो, यहाँ पे लिख देता हूं ऑल्सो एरिया ऑफ फेस 1 यानी एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू एक्चुअल में क्या रहेगी, देखो फेस 1 कौन सा है, सामने वाला है, तो मैंने लेंथ इसको माना है, ठीक है, ये अपना ब्रेड्थ है और ये अपना हाइट है। तो फेस 1 है, देखो सामने वाला फेस का अगर एरिया निकालना है तो वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, इस केस में एल इंटू एच हो जाएगा।
तो x की जो वैल्यू आएगी वो L इंटू एच आएगी, या फिर x को लिख दो यहाँ पे ऐसे LH। सिमिलरली y जो होगा वो फेस 2 का है। देखो फेस 2 मतलब राइट वाला फेस है, और राइट वाले फेस में देखो ये हमारे पास हाइट है और ये ब्रेड्थ है। तो देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालोगे तो b इंटू एच आ जाएगा, b इंटू एच, या फिर y को लिख दो BH। फर्दर z की बारे में बात करोगे तो z देखो किसका एरिया है, फेस 3 यानी नीचे वाले का फेस का एरिया है। तो नीचे वाले में देखो लेंथ और ये ब्रेथ, तो L इंटू बी हो जाएगा डायरेक्टली। तो z इज इक्वल टू L इंटू बी। अब देखो यहां पे ये x y और z में सब कुछ LH LB और h के टर्म में निकाल ली, लेकिन मुझे वॉल्यूम चाहिए x y z के टर्म में। LBH तो मैंने खुद से इंट्रोड्यूस किया हूं। तो एक काम करते हैं, यहां पे देखो ऐसे तो काम नहीं होने वाला, तो एक काम करते हैं, मैं एक चीज कर सकता हूं। आइदर दो मेथड है, इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, या फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। देखते हो तो बच्चों देखो क्या मिलता है, x इंटू वाई इंटू जेड, x इंटू वाई इंटू जेड तीनों को मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड में तो तीनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, देखो L इंटू एच इंटू बी इंटू एच इंटू L इंटू बी, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबका मल्टीप्लीकेशन एक्चुअल में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये इसका ये इसका ये इसका, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू पुट कर दी। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, देखो L दो बार आ रहा है तो इसको लिख दो एक्स स्क्वायर, बी भी दो बार आ रहा है तो बी स्क्वायर, एच भी दो बार आ रहा है तो एच स्क्वायर। फर्दर अगर देखोगे तो एक्स वाई जेड यहाँ पे सब में से मैं स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचेगा L इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया मुझे। तो क्या मिल रहा है देखो, एक्चुअल में L इंटू बी इंटू एच क्या है, देखो L इंटू बी इंटू एच क्या है, V है। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू V का स्क्वायर, इंप्लाइज V इज इक्वल टू, देखो स्क्वायर रूट ले लो इस साइड, ये जो स्क्वायर इस साइड से जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई जेड। तो अगर हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन नहीं है, उसकी जगह में तीन एडजेसेंट फेसेस का एरिया गिवन है, तो इसका मतलब अगर तुम्हें उसका वॉल्यूम निकालना है उस क्यूबॉइड का, तो तुम क्या करोगे, वो तीनों एरियाज को मल्टीप्लाई कर लो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, उससे क्या होगा, तुम्हें उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये नोट वर्दी एक पॉइंट भी है, इसको तुम्हें एक पॉइंट की तरह याद रखना है तो रख सकते हो, लेकिन ये कितना कुछ याद रखोगे इसलिए मैं ये पॉइंट नहीं लिखा है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल कराया है, तो ये एग्जाम्पल को समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, अ वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर वॉज टू बी बिल्ट। तो एक वॉल बनाना है, दीवार बनानी है जिसका लेंथ हमारे पास है 10 मीटर, ठीक है, ये 10 मीटर लेंथ है, अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड। तो ओपन ग्राउंड पे वॉल बनाना है। द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर्स, यानी यहाँ पे जो हाइट है वो है 4 मीटर, ऐसे एक वॉल है। एंड द थिकनेस, मतलब कितना मोटा होना चाहिए वॉल, तो वो भी दिया है। तो ये दिया हमारे पास थिकनेस, यानी ये जो लेंथ, ये जो थिकनेस है इसका लेंथ कितना दिया, या फिर ये भी बोल सकते हो, सेम ही चीज है दोनों, थिकनेस ऑफ द वॉल, या फिर ये भी बोल सकते हो, सब सेम है। तो थिकनेस ऑफ द वॉल जो है वो कितना दिया है, वो दिया है 24 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख देता हूं 24 सेंटीमीटर, ये भी वही चीज है, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास है 10 मीटर, हाइट हमारे पास है 4 मीटर, एंड थिकनेस यानी ब्रेथ बोल सकते हो, ब्रेथ हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख देता हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वॉल के बारे में बात कर रहा हूं। तो वॉल का लेंथ हमारे पास है L 10 मीटर्स। अब यहाँ पे 10 मीटर्स है, तो तुम चाहिए तो मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 इंटू 100 दैट इज 1000 सेंटीमीटर। मतलब 1000 सेंटीमीटर लंबी वॉल बनानी है जिसकी ऊंचाई है, तो मैं यहाँ पे हाइट लिख देता हूं h विच इज 4 मीटर, वापिस से इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, 400 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ मतलब बी या फिर विड्थ या फिर ब्रेथ दोनों सेम ही चीज है, थिकनेस बोलो, ब्रेथ बोलो, विड्थ बोलो, तो वो कितना है, तो वो तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी गिवन है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो होगी वॉल की कहानी। फिर देखो, इफ दिस वॉल इज टू बी बिल्ट अप विद ब्रिक्स हुज डायमेंशंस आर, तो अभी हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आ रही है, तो वो आ रही है ब्रिक, ठीक है। तो एक ब्रिक का डायमेंशन दिया है हमारे पास, तो ब्रिक तो ऐसा कुछ होता है डायग्राम में अगर बनाया जाए तो, ठीक है, बहुत छोटा सा रहेगा। वॉल तो बहुत बड़ा है, देखो 1000 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, 224 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा वॉल है। और ब्रिक के बारे में देखो क्या दिया है, हुज डायमेंशंस आर 24 सेंटीमीटर। देखो ये सब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिए हैं, तो इसका मतलब तुम इसको बोल सकते हो, चाहिए तो कौन सा कुछ प्रॉपर वे से दिया नहीं है, बस तीनों का मतलब क्या है कि ये लेंथ है 24 सेंटीमीटर, लंबाई उसकी इतनी है,
12 सेंटीमीटर चाहिए तो उसको ब्रेड बोल दो, उसका ब्रेड है, और ये अपना हाइट है विच इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ब्रिक के बारे में हमारे पास दिया है, तुम इसका ब्रिक के बारे में भी लिख सकते हो, एल डैश बोल दो या फिर L1 बोल दो, या फिर ऐसे लिख दो L1। तो लेंथ 1 है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, फिर ब्रेड्थ 1 यानी ब्रिक का है, 1 का मतलब सबस्क्रिप्ट में मैंने लिखा, इसका मतलब वो ब्रिक की बात कर रहा है। तो ब्रिक का ब्रेड कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है, एंड ब्रिक का हाइट कितना है, तो H1 बोल दो, तो वो है 8 सेंटीमीटर। तो ये वॉल के बारे में दिया है और ये ब्रिक के बारे में दिया है। अब वॉल कैसे बनेगा, तो ऐसे छोटे छोटे ब्रिक्स यहाँ पे लगा लगा के ऐसे बनेंगे। ठीक है, जो भी वो डायमेंशंस है ऐसे लगा लगा के ऐसे ब्रिक्स बनेंगे, राइट। तो ऐसे लगा लगा के कितने ब्रिक्स बनने वाले हैं, ऐसे ऊपर नीचे पूरा ऐसे रखते हो, दीवार तो ऐसी बनती है ना, ब्रिक्स बना बना के ऐसे रखते हो। तो तुम्हें यहाँ पे देखो दोनों के डायमेंशन दिए, तुम्हें बनाना इतना बड़ा वॉल है, लेकिन तुम्हें ब्रिक का डायमेंशन इतना दिया है छोटा सा, तो ऐसे कितने ब्रिक्स लगेंगे, देखो वही क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब तुम्हें ऐसे कितने ब्रिक्स लगेंगे ताकि ये पूरा इतना बड़ा वॉल तुम खड़ा कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे तुम्हें टोटल वॉल का वॉल्यूम निकालना है। देखो यहाँ पे सरफेस एरिया का क्वेश्चन ये वॉल्यूम का है, क्योंकि हर ब्रिक जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा, जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, ऐसे अगर तुम 10,000 जितने ब्रिक्स लगाते हो तो अपने आप वो सब मिला के पूरे वॉल का वॉल्यूम बन जाना चाहिए। तो यहां पे मुझे दो चीजें निकालनी है, पहली तो है वॉल्यूम ऑफ वॉल। ठीक है, वॉल का वॉल्यूम तो निकाल सकते हो फटाफट, L इंटू बी इंटू एच, कितना आ रहा है देखो, L लेंथ हमारे पास है 1000 सेंटीमीटर में सब कुछ चल रहा है, ब्रेड्थ हमारे पास है 400 और हाइट हमारे पास है 24। चेक कर लो एक बार, सही है क्या, बिल्कुल। तो ये हो गया हमारे पास कितना, तो ये बन जाएगा 24 इंटू 4 करोगे तो ये बन जाएगा 96, और कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये कितना बन रहा है, 96 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर। तुम चाहे सबको मीटर में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर इसको मीटर में रखो, इसको मीटर में रखो, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो ये 0.24 मीटर हो जाएगा। तो पूरी कहानी फिर मीटर में आ जाएगी, क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो मैं सेंटीमीटर में कर रहा हूं, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक का वॉल्यूम हमें निकालना है, तो वो क्या रहेगा, L1 इंटू B1 इंटू H1। ठीक है, जो भी ये वॉल्यूम है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 24 इंटू 12 इंटू 8, कितना आ रहा है देखो, तो ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो 24 और ये 12 8 96, या फिर ऐसे करो 96 इंटू 24 कितना हो रहा है, 6 4 24, 4 9 36, 384, 6 2 12, 9 2 18, 19, 4 8 2 10, 10 13, 2304। तो इसका मतलब एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो है 2304 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब सोचो एक ब्रिक का वॉल्यूम इतना सा है, हमें वॉल्यूम इतना मतलब वो पूरे वॉल को कवर करना है इतना सारा, तो तुम क्या करोगे, यहां पे अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है तो देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल जितना भी कवर करना है, ठीक है, अपॉन उसको डिवाइड करोगे एक ब्रिक के वॉल्यूम के साथ। ठीक है, ऐसे डिवाइड करना है तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे ना, क्योंकि एक ब्रिक का वॉल्यूम इतना है 2304, तो ऐसे 2304 2304 2304 ऐसे ऐड करते करते तुम्हें कितने से ब्रिक्स लगेंगे ताकि पूरा वॉल्यूम ऑफ वॉल कवर हो सके। तो बस तुम्हें ये निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो चलो निकालते हैं, तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉल तो 96 लाख है, ठीक है, और ये तो 2304 है। अब इसको तुम्हें डिवीजन करना पड़ेगा थोड़ा सा कष्ट उठा के, तो किससे जा रहा है, 4 से जा रहा है क्या, या फिर एक काम कर सकते हो, तुम ऐसे डिवीजन नहीं करना है, तुम सिंपल जैसा क्वेश्चन में दिया था वैसे ही रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 1000 दिया था इंटू 400 दिया था इंटू 24 दिया था, मैं बिना मल्टीप्लीकेशन करके लिख रहा हूं बस, और कुछ नहीं। और यहाँ पे देखो 2304 कैसे आया था, तो 24 इंटू 12 इंटू 8, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो इससे आसानी क्यों होगा, बस 24 और 24 यहाँ पे कैंसिल, ठीक है। फिर ये 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, ये बन गया। फिर 12 से भी करना है, तो देखो ये क्या बन रहा है अभी, 1000 इंटू 50 बाई 12, तो कितना बनेगा, 4 से तो जा रहा है मेरे ख्याल से, 4 3 जा 12 और कुछ मेरे ख्याल से कुछ जा रहेगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा यहाँ पे लिख देना, 3 जा 24, एक 3 मिस कर दिया शायद मैंने, 24 नहीं, 24 तो कैंसिल ही हो गया था ना, 8 5 जा, बिल्कुल सही आ रहा है। तो देखो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा, तो ये बन रहा है 250 इंटू 50 अपॉन 3, तुम चाहे तो मल्टीप्लाई करके रख दो सब कुछ, तो ये बन जाएगा 125
25 into 5 125, 2 0 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अभी मैं निकाल रहा हूं क्योंकि डिविजिबल बाय 3 तो रहेगा नहीं। तो 3 4 जा 12, ठीक है, 3 1 जा 3, ठीक है, और कितना 2 बचे, तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18.67। तो मतलब तुम्हें यहाँ पे कितने ब्रिक्स लगने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लिख सकते हो 404167 ब्रिक्स तुम्हें रिक्वायर्ड होने वाले हैं, क्योंकि मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं बस और कुछ नहीं। तो अप्रोक्सीमेटली 4167 ब्रिक्स हमें चाहिए इस पूरे वॉल को इतने छोटे छोटे ब्रिक्स से अगर भरना है तो ये टाइप ऑफ टिपिकल क्वेश्चन हमें बहुत यूज होता है जिसमें वॉल्यूम का यूज होगा। ये रियल लाइफ में बहुत जगह यूज होगा, जैसे कि अगर किसी को दीवार बनानी है और ये अपने पास ब्रिक का वॉल्यूम सब लेंथ मेजरमेंट कर लिया तो ऐसे कितने लेंगे, तो वो हमें वॉल्यूम से मिलने वाला है। वॉल्यूम इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलो एक और लास्ट एग्जांपल करते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद। एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब। अब देखो क्यूब का पूछा, अभी तक क्यूबॉइड में कर रहे थे, अब क्यूब का करेंगे। तो हमें सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का एंड डायगोनल भी निकालना है क्यूब का, ठीक है। हुज वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है, वॉल्यूम दिया हमारे पास 2197 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहां पे क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट एज ऑफ क्यूब बी ए सेंटीमीटर। मैंने सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि देखो क्यूबिक सेंटीमीटर है तो ऑब्वियस ही बात है जो लेंथ रहेगा वो सेंटीमीटर में रहेगा। तो वॉल्यूम क्या रहता है, तो वॉल्यूम रहता है ए क्यूब, तो 2197 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ए की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हें एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। अब तुम लोग बोलोगे सर क्यूब रूट कैसे लेता है, हमें तो आता ही नहीं है। कुछ नहीं, बस फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन 2197। चलो स्टार्ट करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो सबसे पहले प्राइम नंबर से डिवीजन करके देखते हैं, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से करके देखो, 3 7 जा 21, 3 3 9 नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से करके देखो, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 और नहीं जा रहा, 27 में कोई डिविजिबल नहीं है। फिर 7 के बाद 9 नहीं, 11 लेते हैं, तो 11 1 जा 11 यानी 10 बचा, 109, तो 11 9 जा 99, तो हमारे वापस से 10 बचा 107, तो वो भी नहीं जा रहा 11 से। नेक्स्ट 13 से देखते हैं, जब तक डिवाइड नहीं होता पूरा तब तक तुम्हें डिवीजन करना है। 13 से करके देखते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं एक बार 13 कितना हो रहा है। 13 1 जा 13 बचा कितना, 8 बचे 8, तो 13 और 89 आ रहा है, तो 13 और 89, तो 13 6 जा होता है हमारे पास, कितना होता है 78 होता है, 13 6 जा, तो 13 7 जा कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जा रहा है, 6 जा रहा है, 13 6 जा 78, तो 89 में से 78 हटाओ, भी कितना बन रहा है 1, और ये भी बन रहा है 1, तो 117 आ रहा है, ठीक है। तो 13 117 है, तो 13 9 से मेरे ख्याल से जा रहा है डायरेक्टली, 9 3 27 9 117, तो देख सकते हो 169। फर्दर अगर और जाओगे तो 169 तो तुम लोग को याद होना ही चाहिए, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये 13 और यहाँ पे 13, तो देख सकते हो यहाँ पे ये 3 चीजें एक साथ आ रही हैं, तो 13 इंटू 13 इंटू 13, इसका मतलब ये जो है वो एक्चुअल में क्या है, वो 13 का क्यूब है, और ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, हेंसफोर्थ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी क्यूब का जो एज है वो आ गया 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बस नाम समझना, ये क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है, तो वो सब डिफरेंस तुम लोग को अच्छे से आना चाहिए। तो क्यूब का एज आ गया 13 सेंटीमीटर। फर्दर अभी निकालना क्या, सरफेस एरिया डायगोनल, जिसका फॉर्मूला तुम्हें आता है। सरफेस एरिया क्या होता है, तो क्यूब में 6 सरफेसेस होते हैं और हर सरफेस का एरिया ए स्क्वायर है, तो याद होगा तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, फिर 6 इंटू डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे, 6 इंटू ए स्क्वायर विच इज 6 इंटू 13 का स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 169। यानी सरफेस एरिया अगर निकालोगे तो कितना आएगा, फाइनली मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 जा 54, 5 कैरी ओवर, 6 6 जा 36 प्लस 5 41, 4 कैरी ओवर और 10, तो 1014। और एरिया का यूनिट क्या होता है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर यूनिट्स में रहता है, तो यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा। तुम चाहिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब विल बी इक्वल टू 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली डायगोनल का भी फॉर्मूला था, क्यूब का डायगोनल क्या होता है, तो वो होता है साइड इंटू √3 या फिर a इंटू √3 लिख दो, तो ये बन जाएगा कितना, a कितना है 13, और √3 को तुम चाहिए तो लिखना तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, या फिर √3 की वैल्यू जो होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 1.732,
ये अप्रोक्सीमेटली होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है। हम लोग इसको वैल्यू अज्यूम करके ये भी निकाल सकते हो 13 से मल्टीप्लाई करके, और तुम लोग बोल सकते हो डायगोनल ये है, या फिर अगर इतना भी छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो डायगोनल का लेंथ, डायगोनल का क्यूब के डायगोनल का लेंथ आ गया हमारे पास 13√3 सेंटीमीटर एंड सरफेस एरिया 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये और भी मैंने 3 एग्जांपल्स कराए हैं, तीनों के तीनों अच्छे लेवल के एग्जांपल्स हैं, तो इनको समझो। इसके बाद तुम्हें पूरा एनसीईआरटी का पूरा पहला एक्सरसाइज निपटाना है, पूरा का पूरा खत्म करो। पहला एक्सरसाइज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का, जो कि क्यूब एंड क्यूबॉइड पे ही बेस्ड है, खत्म करो। अभी मैं आगे एक और टॉपिक स्टार्ट तो कर रहा हूं, लेकिन वो पूरा कवर नहीं करूंगा, डिपेंडिंग ऑन टाइम कितना बचा है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, उसमें अलग अलग टर्म्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है। पहले इतना नोटबुक में एक बार अच्छे से देखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आज का एक फ्रेश न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सबसे पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, तो सबसे पहले सिलेंडर क्या होता है वो समझते हैं। तो घर पे जो अपने गैस सिलेंडर होता है, तो वैसे शेप का एक सिलेंडर है। सिलेंडर का यूजुअली शेप क्या होता है कि ऊपर में 2 सर्कुलर बेसेस रहते हैं, मतलब सर्कुलर जो होता है फेसेस रहते हैं ऊपर में, एंड वो 2 सर्कुलर फेसेस के बाउंड्रीज में एक सर्कुलर पार्ट रहता है, कर्व पार्ट। ऐसा जैसे कि अगर डायग्राम बनाया जाए तो सिलेंडर का डायग्राम कुछ ऐसा कुछ रहेगा, यहां पे बनाता हूं, एक ऐसे ऊपर में कर्व सरफेस रहेगा, ठीक है, नीचे में भी ऐसे कर्व पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ये एक सिलेंडर है। बेसिकली क्या है कि जैसे ग्लास लेते हो तो ग्लास भी एक सिलेंडर का है, प्रोवाइडेड ऊपर का जो सर्कल और नीचे का सर्कल दोनों कॉन्ग्रुएंट रहे, एग्जैक्टली सेम टू सेम रहे, कि ऊपर के सर्कल का रेडियस भी अगर आर है तो नीचे का भी सर्कल का रेडियस आर रहना चाहिए। तो 2 सर्कल के बीच में जो पूरा का पूरा जो पार्ट बन रहा है, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर देखो क्या लिखा है, इट हैज 2 प्लेन कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर एंड्स, प्लेन कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर एंड्स। कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों सर्कुलर एंड जो है वो दोनों सेम टू सेम रहेंगे। प्लेन है, ऐसा नहीं कि सर्कल टेढ़ा बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सर्कल ऐसा कुछ टेढ़ा बन रहा है, ठीक है। ये फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं रहेगा अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो, ऐसा कुछ बन रहा है तो ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, जो सर्कल का स्पेस है अगर ऊपर से देखोगे तो एकदम गोल दिखना चाहिए, ऊपर में गोल और नीचे में भी एग्जैक्टली वही सेम गोल रहना चाहिए, ठीक है। पैरेलल टू ईच अदर, तो ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा भी नहीं कि एक सर्कल ऐसा टेढ़ा है तो दूसरा सर्कल ऐसा है, तो ये भी सिलेंडर नहीं है, ये भी सिलेंडर नहीं है, ये एग्जैक्ट सिलेंडर है। ऊपर में दोनों सर्कल्स एकदम सेम होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। ज्वाइन बाय लैटरल कर्व सरफेस एरिया, तो दोनों सर्कल को ज्वाइन कैसे किया है, तो उसके अबाउट जो लैटरल जो कर्व सरफेस जो बन रहा है, यानी ये वाला ऐसा, ठीक है, ये पूरा पीछे तक गोल जो जा रहा है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस या फिर लैटरल सरफेस एट राइट एंगल्स टू बोथ द एंड्स। यानी यहां पे अगर तुम ऐसा कुछ निकालते हो ये वाला एंगल, तो सिमिलरली ऐसा कुछ निकालते हो ये वाला एंगल, तो जो भी ये लैटरल सरफेस रहेगा उसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू बेस या फिर ऊपर का जो सर्कुलर है, दोनों एंगल बनाएगा वो परपेंडिकुलर रहना चाहिए। इसलिए देखो नाम में यूज किया राइट, राइट का मतलब परपेंडिकुलर, मतलब डायग्राम में ऐसा कुछ नहीं बनना चाहिए कि यहां पे ऐसा है एक सर्कल और फिर ऐसा एक और सेम टू सेम सर्कल है और ऐसा, तो ये भी एक सिलेंडर नहीं है, ये भी एक सिलेंडर नहीं है और ये भी सिलेंडर नहीं है, ठीक है। सिलेंडर में क्या है कि यहाँ पे ये जो एंगल है परफेक्टली परपेंडिकुलर रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेंडर है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये सब के सब ये भी सिलेंडर्स हैं, लेकिन ये राइट सर्कुलर सिलेंडर्स नहीं है। राइट सर्कुलर सिलेंडर में दोनों ऊपर और नीचे के सर्कल के प्लेन फेसेस रहेंगे, पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के, एंड ये जो कर्व सरफेस एरिया है वो बेस के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, राइट एंगल्स टू बोथ द एंड्स। तो ये याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल है राउंड ग्लास जार, तो एक जार है हमारे पास एक ग्लास का जो राउंड है। सर्कुलर ऑयल कंटेनर, तो तेल का जो डिब्बा रहता है, तेल के डिब्बे, वो सब सर्कुलर वाले जो है वो सिलेंडर रहते हैं। गैस सिलेंडर वो भी सर्कुलर है टू अ पॉइंट, क्योंकि ऊपर का अगर छोड़ेंगे तो सर्कुलर दिखेगा। अब पीस ऑफ सर्कुलर पाइप, पाइप जो होता है वो सर्कुलर रहता है सिलेंडर के फॉर्म में। तो ये सब राइट सर्कुलर सिलेंडर्स हैं। या फिर एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, मैं एक और एग्जाम्पल भी डिराइव करता हूं, यहाँ पे देखना ध्यान से। 2 सर्कुलर एंड्स है, ठीक है। इसको मैं मान रहा हूं सर्कल C1 है और ये सर्कल C2 है, ठीक है। इसको मैं मान रहा हूं O1, सेंटर O1, इसको मान रहा हूं सेंटर O2, इसको मैं बोल रहा हूं ये A है
ये बी है। तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम में कुछ कुछ नोटेशन, कुछ कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो उन पॉइंट्स को देखते चलो ध्यान से। अब तो यहाँ पे अब मैंने एक और पॉइंट लिखा है, अ सॉलिड जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ अ रेक्टेंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स। तो देखो अभी एक सपोज एक इमेजिन करो, एक रेक्टेंगल लो, ठीक है, एक रेक्टेंगल लो और उसको ना पूरा एक साइड फिक्स रख के, देखो यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ओ ए बी ओ टू। तो ओ ए बी ओ टू, देखो एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ओ ए बी ओ टू, तो एक रेक्टेंगल है। अब उस रेक्टेंगल का एक साइड फिक्स रखो, यानी यहां पे उसको ऐसे हिंज कर दो, पकड़ लो इसको ऐसे, ठीक है, और उसको ऐसे घुमाना चालू करो रेक्टेंगल को, ठीक है। तो ऐसे घूमेगा तो ये पूरा का पूरा जो रेवोल्यूशन होगा रेक्टेंगल का, ऐसे पूरा घूम के जब आएगा वापस से ऐसे, तो ये जो पूरा का पूरा जो सॉलिड जनरेट होगा उस चक्कर में, ठीक है, उस रेवोल्यूशन में, उस रेवोल्यूशन में जो सॉलिड जनरेट होगा उसे ही कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखो सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ अ रेक्टेंगल, तो ये जो रेक्टेंगल है ओ ए बी ओ टू, इसको अगर रिवॉल्व करेंगे कीपिंग वन ऑफ इट्स एंड्स फिक्स्ड, यानी O1 O2 को फिक्स रखा है, मतलब उसको पकड़ के रखा है, बाकी पूरा घुमा रहा है उसके अबाउट इच, ठीक है। तो ऐसे जो घूम के आएगा वो पूरा, तो वो जो रेक्टेंगल जो बनेगा पूरा सॉलिड जो जनरेट होगा उस रेवोल्यूशन में, उसे बोलेंगे वो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो ये भी डेफिनेशन एक एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है जिसको सिलेंडर फॉलो करता है। नेक्स्ट, अब सिलेंडर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो अलग अलग, तो वो देखते चलते हैं। सबसे पहला है बेस। तो ईच ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑन विच द सिलेंडर रेस्ट इज द बेस। जैसे कि यहाँ डायग्राम मैंने जो बना है उसमें C1 एंड C2 आर बेसेस। तो हर बार क्या होगा, सिलेंडर के ऊपर और नीचे में बेस रहेंगे, उसको मतलब सिलेंडर के ऊपर और नीचे में दो सर्कुलर एंड्स रहेंगे, उन्हें कहते हैं बेसिस, यानी सर्कल C1 और सर्कल C2 आर बेसिस। एक्सिस, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कुलर बेसिस। तो यानी O1 O2 इसको जब ज्वाइन करोगे ऐसा, ठीक है, तो ये जो लाइन O1 O2 बन रहा है इसे कहते हैं हम लोग एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं, द एक्सिस इज द लाइन O1 O2। तो डायग्राम में जो भी O1 O2 लाइन दिख रही है वो क्या अपना एक्सिस है। और एक्सिस देखो क्या यहां पे लिखा है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो ये जो एक्सिस बनेगा ये हमेशा क्या रहेगा, बेस के परपेंडिकुलर। तो थोड़ा सा इमेजिन करो अच्छे से, चीजें तुम लोग समझ में आनी चालू हो जाएंगी। रेडियस आर, तो जो भी इस सर्कल के जो रेडियस रहेंगे वो क्या रहेंगे, रेडियस आर। यानी यहां पे लिख देता हूं कौन सा रेडियस है, यहां पे O1A इज इक्वल टू O2B इज इक्वल टू रेडियस आर, ठीक है। तो रेडियस, सिलेंडर का रेडियस अगर बात कर रहे हैं तो मतलब वो ऊपर और नीचे वाले जो सर्कल्स है उनके रेडियस की बात कर रहे हैं। और याद होगा तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, तो ऊपर वाला जो भी सर्कल का रेडियस रहेगा नीचे वाले सर्कल का रेडियस भी एग्जैक्टली सेम रहेगा। नेक्स्ट, हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई, कितना ऊंचा सिलेंडर है। तो इनफैक्ट हाइट जो है उसको तुम ये लिख सकते हो, AB का जो लेंथ है मतलब कितना ऊपर जा रहा है, कितना ऊंचा है, तो AB का जो लेंथ है उसको बोल सकते हो हाइट। या फिर एक्सिस जो भी लेंथ था अपना ये O1 O2 वो भी तो उसके बराबर रहेगा। O1 O2 AB बोलो, AB बोलना AB बोलो, O1 O2 बोलना O1 O2 बोलो, ये सब क्या है इसके हाइट ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है। हाइट इसको लाइन में अगर बोलना है तो एक्सेस है, और अगर बस O1 O2 लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो वो हाइट है। यूजुअली हम लोग AB को ही लिखते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ता वैसे तो। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैटरल सरफेस और कर्व सरफेस। तो यहां पे क्या होता है, जैसे कि याद होगा तो क्यूब और क्यूबॉइड में हमारे पास लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि आजू बाजू वाला एरिया एक्सक्लूडिंग, मतलब जो भी टोटल एरिया में से है वो एक्सक्लूड करो, जो ऊपर और नीचे में, टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड करके। तो यहां पे जब देखोगे, यहां पे जब तुम लैटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो यहां पे लैटरल में कोई प्लेन सरफेस नहीं है। यहां पे लैटरल में कैसा है, देख सकते हो, पूरा सर्कुलर कर्व पार्ट है, तो उसको बोलते हैं कर्व सरफेस। तो यहाँ पे लैटरल फेस का सिलेंडर में यूज नहीं होता है, बस कर्व सरफेस का यूज होता है, जो कि अभी मैं जो नेक्स्ट कंसेप्ट बताऊंगा कर्व सरफेस एरिया उसी में काम आने वाला है। तो कर्व सरफेस देखो, तो कर्व सरफेस जॉइनिंग द टू बेसिस। तो ये जो दो बेसिस सर्कुलर उनको जो ज्वाइन करता है, जो कर्व पार्ट, कर्व सरफेस, उसे बोलते हैं कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। या फिर लैटरल सरफेस बहुत कम जगह यूज करते हैं क्योंकि वो कर्व्ड है तो उसको कर्व्ड ही बोलेंगे। लैटरल जब प्लेन है तो उसको लैटरल बोलेंगे, जैसे कि क्यूब और क्यूबॉइड में लैटरल प्लेन था तो उसको प्लेन सरफेस बोलेंगे, लैटरल सरफेस। लेकिन सिलेंडर में क्या ये कर्व्ड है तो उसमें लैटरल ही बोलेंगे, उसकी जगह क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस। तो ये सब तुम्हें इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी नोटबुक में लिखनी है, इसको लिख लो अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सरफेस एरिया के बारे में भी कंटिन्यू करूंगा और सरफेस एरिया वॉल्यूम पे डिस्कशन करेंगे कि सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का,
ठीक है, तो वो सब डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उनमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी कराने हैं, तो उस पर एग्जांपल्स भी करेंगे। और डिरिवेशन भी करना है हमें सरफेस एरिया वॉल्यूम, दोनों सिलेंडर के दोनों सरफेस एरिया वॉल्यूम को डिराइव भी करेंगे, कैसे आता है वो सब देखेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर वहीं पे खत्म करेंगे। एंड सिमिलरली हमें ऐसे ही प्रोसीड करते जाना है, जैसे कि हमने सिलेंडर के लिए किया वैसे हम लोग कोन के लिए करेंगे, स्फीयर के लिए करेंगे और हेमिस्फीयर के लिए करेंगे। तो नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रॉब्ली ये चलेगा चैप्टर, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चैप्टर को, तो समझते चलो, मैं आराम से धीरे धीरे लेके चल रहा हूं, तुम लोग उसी स्पीड से चलो, ठीक है। होमवर्क में तुम लोग जैसे कि मैंने कहा एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर सकते हो अपने एनसीईआरटी का, तुम्हारे पे है, तुम्हें करना है तो करो। एनसीईआरटी तो कंपलसरी है। एक्स्ट्रा जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो और भी क्वेश्चन अटैच किए 13.1 एक्सरसाइज नाम से है स्टडी मटेरियल सेक्शन में, तो वो तुम्हें ऑप्शनल है, वो तुम्हें करना तो करो, लेकिन एनसीईआरटी का प्रॉपर सारे क्वेश्चंस तुम्हें बकायदा करने हैं। अगर कोई डाउट आता है उस क्वेश्चन में तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे क्लैरिफाई कर सकते हो, या फिर मिल भी सकते हो आके ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।